Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. Lakshmikant. So लास्ट की वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा चैप्टर जो कि है हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन जो कि नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था। सो शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। 1934 में भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एम.एन. राव ने सबसे पहले रखा। एम.एन. राव जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के अग्रदूत कहे जाते हैं इंडिया में। 1935 में फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से घोषणा की कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी बाहरी के हस्तक्षेप के बिना बनेगा और इसको इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट की जाएगी। सो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। आज हर भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से ऊपर है उसे वोट देने का अधिकार है। सो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मान ली गई जिसको 1940 का ऑगस्ट ऑफर नाम दिया गया। 1942 में कैबिनेट के एक मेंबर सर स्टैफोर्ड क्रिस्प भारत आए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जिसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अडॉप्ट किया जाना था। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम लीग भारत का बंटवारा चाहती थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहती थी। अब फाइनली एक कैबिनेट मिशन इंडिया को भेज दिया गया जिसमें 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिस्प और ए.वी. अलेक्जेंडर, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे। कैबिनेट मिशन ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान रिजेक्ट कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्कीम बनाई जो कि कुछ हद तक मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करती थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनावट पर हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बन के सामने आई। इसके फीचर्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 389 थी जिसमें 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट में डिवाइड की गई थी। अब 296 सीट्स में से 292 सीट्स 11 गवर्नर प्रोविंसेस में डिवाइड की गई। 11 गवर्नर प्रोविंस के अंदर मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल और आसाम शामिल थे। अब बची हुई 4 सीट्स 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसों में डिवाइड की गई जिसके अंदर दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल था। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर प्रांत और प्रिंसली स्टेट में सीटें बांटी गई। एक सीट तकरीबन 10 लाख लोगों पर आवंटित की गई। हर ब्रिटिश प्रांत में सीट्स 3 समुदायों में विभाजित थी जिसमें कि मुस्लिम, सिख और जनरल थे उनकी आबादी के अनुपात के अनुसार। मतलब जिसकी जैसे जैसे आबादी होगी उसके अनुसार ही वैसा ही रेशियो बना के मतलब सीट्स डिवाइड की गई थी। अब हर समुदाय का उम्मीदवार उसी समुदाय के लोगों द्वारा चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनरल वाले वोटर सिख या मुस्लिम को वोट दे सकते हैं। जनरल वाले जनरल को ही चुन सकते थे, मुस्लिम्स मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को ही चुन सकते थे और सिख रिप्रेजेंटेटिव को ही चुन सकते थे। इसी को हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसे कहा जाता है वो मैंने लास्ट के लेसन में आपको बताया था। सो ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यूज किया गया था। वोटिंग यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग होनी थी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। अब बात आती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल इंडिया को हम 3 कम्युनिटीज में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 3 समुदाय में हम इसको बांट देते हैं इंडिया को जो उस टाइम पे था। जैसे मुस्लिम, सिख और जनरल में हमने इसको बांट दिया। 100%
इनका वोट प्रोपोर्शन मान लो। अब इलेक्शन के बाद जनरल को 70% वोट्स मिले, सिख को 5% और मुस्लिम को 25% वोट्स। सो गवर्नमेंट में जनरल के 70% मेंबर इलेक्ट होके जाएंगे, मुस्लिम के 25% मेंबर्स और सिख के 5% मेंबर्स इलेक्ट होके जाएंगे। मतलब हर कम्युनिटी का अपना रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसा नहीं है कि जनरल वाले सबसे ज्यादा हैं तो सरकार सब जनरल वाले ही बनाएंगे, नहीं, सरकार बनाने में सारे समुदायों की भागीदारी होगी उनके वोट के अकॉर्डिंग। सो इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये सिस्टम इजराइल, नीदरलैंड में यूज में आता है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है आपका एक वोट अलग अलग कैंडिडेट में ट्रांसफर हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज में आती है ये चीज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर आएगा तो मैं बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दूंगा आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को। सो अभी के लिए इतना ही काफी है यहाँ पे आपको जानना। सो अब बात आती है प्रिंसली स्टेट्स की। सो प्रिंसली स्टेट्स के जितने भी जो उम्मीदवार थे उनके हेड को पावर दी गई थी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो इस सब से आपको पता लग गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ चुने हुए लोग आएंगे और कुछ निर्वाचित लोग मतलब नॉमिनेटेड लोग आएंगे। सो मेंबर्स यहाँ पर प्रोविंशियल मेंबर्स के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाने थे और जो प्रोविंशियल मेंबर्स थे वो खुद प्रोविंस के मेंबर्स के द्वारा चुने जाने थे वोटिंग के द्वारा। और वोट देने का अधिकार तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन में कि कुछ ही लोगों को था, वो था एजुकेशन के बेसिस पे और प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर को इनडायरेक्टली चुना जाता है और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर कैबिनेट मेंबर्स को चुना जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 296 सीट्स के इलेक्शन अगस्त 1946 में होते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीट कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलती है। अब जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ये लगता है कि अगर हम माना बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं पता चल रहा हमारी राजशाही छिन गई। सो इस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। सो जो 93 सीट्स थी वो खाली छूट जाती है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाना था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियन, वुमेन, एससीज, एसटीज इनके रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट इलेक्ट किया गया था और उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया था। हमारे देश में सभी जानी मानी हस्तियों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन सिर्फ एक गांधी जी थे जिन्होंने कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क कैसे करेगी। सो इसके ऊपर हम अब बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती है और एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की मांग करती है। 211 मेंबर्स के द्वारा मीटिंग को अटेंड किया जाता है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सो इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना जाता है और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को वीपी बोले तो वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। सो अगर हम बात करें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसके वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। अब ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं। सो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी एक ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को असेंबली में मूव करते हैं। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनने वाला है। सो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के फीचर्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिक्लेयर किया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है और इसके भविष्य के शासन के लिए वह एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर रही है। सोवरेन का मतलब होता है जो देश अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद से संभाल सकता है और खुद के डिसीजंस खुद से ले सकता है। सो ये था सोवरेन का मतलब। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो देश डेमोक्रेटिक है, मेरा मतलब जिस देश का जो शासक है, मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, वो अगर जनता द्वारा चुन के आया है तो उसको हम कहते हैं रिपब्लिक। सो यहाँ पर सोवरेन और रिपब्लिक का मतलब मैंने आपको बता दिया और इन सब वर्ड्स को मैं बहुत ही अच्छे से डिफाइन करूंगा अपने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में। सो अभी के लिए आपको इतना ही जानना काफी है। उसके बाद इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया। इंडियन टेरिटरी में जितने भी स्टेट होंगे या बाहर से कोई भी स्टेट अंदर आने की इच्छा रखता होगा, सो वो सारी टेरिटरीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में गवर्न की जाएंगी। उनको यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाएगा।
अब जो यहाँ पर गवर्नमेंट बन के आएगी वो अपनी पावर्स आदमियों से डिराइव करेगी। बेसिकली यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की गई है, मतलब जो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो जो भी वहाँ की जो पब्लिक है उसके ऊपर डिपेंड रहेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो आपको पता ही है ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल होती है। सो यहाँ पर पावर को आदमियों से डिराइव करने का यही मतलब है। अब यहाँ पर सब लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात की गई है। सबको एक समान अधिकार दिए जाएंगे कानून के सामने। मेरा मतलब कानून के सामने सब समान होंगे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा कानून के सामने पे। सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड की जाएंगी। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास और डिप्रेस्ड क्लास, मेरा मतलब शेड्यूल कास्ट, सबको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सबको यहाँ पर राइट टू लैंड, राइट टू सी और राइट टू एयर प्रोवाइड की जाएगी जस्टिस के अकॉर्डिंग और लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक सभ्य देश में जनता को दिया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी दिया जाएगा। हम दुनिया के सामने पे एक सम्मानित राष्ट्र, एक शांत राष्ट्र और लोगों का भला सोचने वाला राष्ट्र उभर करके सामने आएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। सो ये मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के फीचर्स। सो इससे आप आइडिया लगा सकते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनने वाला है। अब 22 जनवरी 1947 को असेंबली द्वारा इसको अडॉप्ट कर दिया जाता है। ये अंत में संविधान का शेप बन के उभरता है। मतलब संविधान कैसा होगा उसका मतलब एक बेसिक आइडिया था ये। इसके मॉडिफाइड वर्जन को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी मान सकते हैं। अभी मैं आपको प्रीएम्बल के बारे में आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये काफी हद तक प्रीएम्बल के जैसा ही है। सो गाइज मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को समझने में हेल्प हुई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज लाइक किया कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब किया कीजिए मेरे चैनल को और शेयर किया कीजिए सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।